Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills. This is part 2 of the report writing. ये जो टॉपिक है ये आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में किया है। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रिपोर्ट के पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी रिपोर्ट्स को लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, कितनी टाइप की रिपोर्ट्स हम लिख सकते हैं, देन फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स की कौन कौन सी फॉर्मेट्स हो सकती हैं, एंड देन प्रिलिमिनरी स्टेजेस टू राइटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने से पहले आप कौन कौन से स्टेजेस फॉलो करते हैं जिससे कि आप एक इंप्रेसिव रिपोर्ट लिख सकें। तो ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में आपका रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब तक प्रिलिमिनरी स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा मेन फोकस है वो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है कि हमें अच्छी रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है या फिर उस रिपोर्ट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। The content of the report has to be organized in a logical way to help the reader understand the message clearly. ये बात हमें बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखनी है। कोई भी तरीके का टेक्निकल कम्युनिकेशन हम करें उसमें एक लॉजिकल ऑर्डर और एक स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। तो जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसका कंटेंट एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जिससे कि आपके रीडर्स आपके मैसेजेस को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, क्लियरली समझ सकें। The elements that constitute a report are also determined by the existing practices in organization in terms of producing reports. That is, if an organization does not require an abstract or summary for the report, these elements can be omitted. वैसे तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो रिपोर्ट का एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जो रिपोर्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट ओमिट कर दिया जाता हो, रिमूव कर दिया जाता हो, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि कोई एक नया एलिमेंट जोड़ दिया जाता हो। तो वो स्टैंडर्ड जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए, बट जनरल स्ट्रक्चर जो रिपोर्ट का होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। The standard 20 elements of a structure of a full-fledged report are as follows. These are the 20 structures. इनको हमने 4 categories में divide किया हुआ है। Number 1, prefatory part. Prefatory part basically is related to preface. तो आपकी जो report के starting में जो elements आते हैं हम उनको prefatory parts बोलते हैं, जिसके अंदर आते हैं cover page, title page, certificate, acknowledgements, table of content, list of illustrations and abstract. इसके अलावा आपका आता है मेन टेक्स्ट जो कि आपकी मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट होता है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। देन द थर्ड पार्ट विच इज द सप्लीमेंट्री पार्ट, इट सप्लीमेंट्स योर एंटायर रिपोर्ट। इसमें आपका अपेंडिसेस, रेफरेंसेस इन बिब्लियोग्राफी एंड ग्लॉसरी। एंड द लास्ट वन इज द ऑप्शनल एलिमेंट्स। ये ऑप्शनल एलिमेंट्स आप जोड़ भी सकते हैं और आप चाहें तो आप इनको हटा भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द रिपोर्ट और डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So frontispiece, letter of transmittal, copyright notice, preface, summary, index. इनमें से काफ़ी सारे एलिमेंट्स को तो आप नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे कि उनका मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कहीं पे भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो और आप अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट को क्रिएट कर सकें। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन या एंड ऑफ द लेक्चर में आपको कुछ जो रेफरेंसेज हैं या कुछ आपको बेसिकली ये समझ लीजिए कि वेब लिंक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिनके थ्रू आप डेमो रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को, इन जो आपके एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट के, इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है आपकी कवर पेज या फिर फ्रंटिस्पीस। कवर पेज और फ्रंटिस्पीस दोनों एक ही चीज ही होती हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कवर पेज जनरली आपका स्टैंडर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और आप वहाँ की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको एक फ्रंटिस्पीस या फिर एक कवर पेज आपको डेमो बना के देते हैं कि सभी लोगों को इसी तरह का कवर पेज क्रिएट करना है। वाई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये समझ लीजिए, एट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर बार एक ही कवर टाइप की कवर पेज की रिपोर्ट अगर बनती है तो इट क्रिएट्स यूनिफॉर्मिटी, इट क्रिएट्स यू कैन से कोहेशन। सो जनरली कवर पेज पे क्या होता है, कवर पेज पे आपका रिपोर्ट का टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया 2005 to 2015, दिस इज द टाइटल। देन जनरली जो हेडिंग आती है वो आती है सबमिटेड टू। अब जैसे फर्स्ट रिपोर्ट में वो सबमिटेड टू वाला कॉलम नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड रिपोर्ट को देखें तो वहां पे आपका सबमिटेड टू का आपका जो है प्रॉपर एक नाम दिया हुआ है। जैसे आप थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखें, सबमिटेड टू मिस्टर HN गुप्ता, विजिटिंग फैकल्टी IIT लखनऊ। उसके बाद जो थर्ड आपका पोर्शन या थर्ड जो एलिमेंट आता है आपके कवर पेज का, वो होता है सबमिटेड बाय। आपने किसने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है, ठीक है। सबमिटेड बाय के बाद आप जो आपका लोगो है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके डिपार्टमेंट का, वो वहां पे आप सेट कर सकते हैं, और सबसे नीचे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, इस तरह की जो आपके यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अलाउड टू डू दैट। इफ यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, you will have to create the cover page according to the standards of the organization, ठीक है। Now coming to the certificate, certificate आखिर होता क्या है और यहाँ पे certificate की जरूरत क्या पड़ती है। Certain reports such as project reports and research reports require a certificate vouching the original contribution of the report writer. Certificate एक तरह का affidavit होता है जो आपका ये clarify करता है या फिर आपका इस चीज़ को रिकन्फर्म करता है कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा गया है वो ऑथर ने ही अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कॉपी किया गया, ठीक है। तो सर्टिफिकेट बेसिकली एक तरीके से आपकी तरफ से सेल्फ प्रोक्लेमेशन होता है कि यहाँ पे जो भी काम किया है वो मैंने खुद किया है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल वर्क है और मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। इट कंटेन्स द स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग द ओरिजिनल वर्क, प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और गाइड। और इसको विटनेस, इसका जो विटनेस होता है वो आपका सुपरवाइजर होता है। यानी आपने ये काम किया और आपके सुपरवाइजर ने उस वर्क को सुपरवाइज किया, तो आप दोनों के सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट पे होते हैं जो इस चीज को टेस्टिफाई करते हैं कि आपने जो भी इस रिपोर्ट में लिखा है वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो एक ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के जनरली मेजर फॉर्मेट यही होते हैं। सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, नीचे आप डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, एंड देन सर्टिफिकेट, एंड देन यू राइट अ सिंपल लैंग्वेज, दिस इज टू सर्टिफाई दैट Rohit Kumar of final year of Electronics and Communication Engineering has submitted major project report entitled this in partial fulfillment for the award of Bachelor of Technology degree of Rajasthan Technical University Kota in session 2015-16. And the last statement, which is the most important one, it has been found to be satisfactory and hereby approved for the submission. ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरीके से ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये सर्टिफाई करता है। इसी तरीके से जो भी चीज आपको सर्टिफाई करनी हो वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखनी होगी, ठीक है। Coming to the next component, that is the letter of transmittal. Letter of transmittal का काम क्या होता है? It is basically a brief covering letter from the report writer explaining the causes for writing the report. यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आप अपने किसी सीनियर को एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उनको साथ में एक लेटर भी ऐड करते हैं इसी रिपोर्ट में, जो कि ये स्टेट करता है कि इस रिपोर्ट को लिखने का मेन पर्पस क्या था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके सीनियर ने या आपके सुपरवाइजर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो आप उस लेटर में वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस आई हैव इंक्लूडेड these points and this report is basically an amalgamation or culmination of all the points or all the records which we have taken for last 15 years or last 10 years, ठीक है। तो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है, जो वो बेसिकली आपका एक तरह का इस तरह का लेटर होता है जो आपके रिपोर्ट के इंटेंट को या फिर आपके रिपोर्ट के पर्पस को क्लियर करता है, ठीक है। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है। जैसे एक लेटर आप लिखते हैं किसी को, वही लेटर आप इसमें ऐड कर देते हैं अपनी रिपोर्ट में। ये बहुत जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है वहां पे आपको लेटर ऑफ ट्रांसमिटल की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्शन फ्लोर की या फिर अपने असेंबली लाइन की पिछले 5 दिन की, 10 दिन की या फिर पिछले 1 महीने की रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं, इन दैट सिचुएशन लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में बी रिक्वायर्ड, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि नाम से आपको क्लियर है, यहाँ पे आप एक्नॉलेज करते हैं या फिर उन लोगों को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने भी आपकी रिपोर्ट में आपकी हेल्प की है। दे मे बी योर सुपरवाइजर, दे मे बी योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, योर कोवर्कर्स,
योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, दे मे बी एनीबडी, राइट? तो जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी रिपोर्ट को बनाने में या फिर आपकी रिपोर्ट को क्रिएट करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया हो, आप उनको यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। Table of contents, generally titled simply contents, helps the reader to locate a specific topic easily and quickly. However, contents need not to be included in a short report, 10 pages or less. अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो 10 पेजेस से ज़्यादा की है, फॉर एग्जाम्पल 50 पेजेस, 100 पेजेस, 200 पेजेस एंड मोर देन दैट, तब आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी हैवी रिपोर्ट में किस टॉपिक को कहाँ पे ढूंढना है, उसके लिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई रीडर आपके किसी स्पेसिफिक सेक्शन में इंटरेस्टेड है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से उस सेक्शन को पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट मात्र 8 या 10 पेजेस की है या फिर 1 पेज की है तो ऑब्वियस सी बात है उस पेज में या उस स्पेसिफिक छोटी सी रिपोर्ट में, स्मॉल रिपोर्ट में, आपको टेबल ऑफ कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप एक लॉजिकल ऑर्डर में या फिर आप ये समझ लीजिए आप पेज नंबर वाइज आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्पेसिफिकली अलाइन करते हैं और इससे आपकी जो रीडर होता है उसको एक बहुत क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, then comes the list of illustrations. Illustrations are basically the tables, the diagrams, charts, आपके एग्जाम्पल्स, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आपने इंक्लूड की हैं तो कुछ लोग जो कुछ आपके रीडर्स होते हैं स्पेसिफिकली वो इन चीज़ों में ही इंटरेस्टेड होते हैं, वो केवल ग्राफ्स को पढ़ना चाहते हैं, वो केवल टेबल्स को देखना चाहते हैं। तो इफ़ यू विल इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन इट विल गिव अ क्लियर आइडिया टू योर रीडर दैट हाउ टू अप्रोच द रिपोर्ट। ओके, The page serves as a content page for all the illustrations that appear in the report. यहाँ पे सारे जितने भी illustrations आपने यूज किए हैं उनका आपका एक proper table of content यहाँ पे बनाया जाता है। Except tables, all other visual aids, graphs, map, drawing, chart are grouped under the heading illustrations और figures. बस यहाँ पे आप tables जो होती हैं, जो आपकी content की tables होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई analysis है, उसमें आपने एक table बनाई है, ऐसी tables को आप include नहीं करते हैं, लेकिन आपके ग्राफ, मैप, ड्राइंग, चार्ट या इस तरह का कोई भी डायग्राम या कोई भी एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे इंक्लूड किया है तो आप उसको लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस में डाल सकते हैं। द लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस गिव्स द टाइटल एंड पेज नंबर ऑफ ऑल द विजुअल एड्स। जितने भी विजुअल एड्स यानी जो भी आपके विजुअल आइटम्स हैं और जो भी आपने यूज किए हैं उनका एक स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन और पेज नंबर जो है वो आपके इस टेबल ऑफ कंटेंट में होता है। These lists would enable the reader to quickly locate any specific illustration. कोई भी रीडर इस वाले कंटेंट या इस लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी एक इलस्ट्रेशन को आसानी से लोकेट कर सकता है, चाहे वो कितनी भी हैवी रिपोर्ट हो उसके अंदर। ठीक है, योर नेक्स्ट एलिमेंट इज एब्स्ट्रैक्ट। An abstract gives the essence of the report. In business report, it is known as the synopsis. एसेंस का मतलब क्या है? जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का एक छोटा सा जिस्ट या छोटा सा आप एक ये समझ लीजिए कि आप उसको कंडेंस करके एक पैराग्राफ में अगर लिख दें तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है या फिर वो आपका सिनॉप्सिस कहलाता है। द लेंथ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज जनरली 2 to 5% ऑफ द रिपोर्ट। 2 to 5%, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 25 पेजेस की, अगर आपने मान लीजिए 100 पेजेस की एक रिपोर्ट लिखी है तो आपको जो एब्स्ट्रैक्ट है वो मैक्सिमम 2 से 5 पेजेस तक जा सकता है, बट इतना बड़ा नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम 1 पेज के अंदर उसको कंडेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, इफ द रिपोर्ट इज लेस देन 10 पेजेस इट डज नॉट रिक्वायर ईदर एन एब्स्ट्रैक्ट और अ समरी। अगर आपकी रिपोर्ट 10 पेजेस से कम की है तो उसमें ना तो एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत है ना ही आपको समरी की जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट और समरी में एक डिफरेंस है जो कि अभी 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। सो एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस समरी। While an abstract is more appropriate in specialist to specialist communication, where the reader would be expected to have some background knowledge of the subject, a summary is meant for all readers and is longer than the abstract. जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक होता है, वो केवल स्पेशलिस्ट लोगों के लिए होता है जिनको आपके सब्जेक्ट की, आपके डोमेन की बैकग्राउंड नॉलेज है, जो आपके टेक्निकल जार्गन्स को समझ सकते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो समरी होती है वो एक लेमन के लिए होती है जिस व्यक्ति को कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और आप उसको वो नॉलेज देना चाहते हैं। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है, उस एनुअल रिपोर्ट में वो 2 चीजें डालेंगे।
एक तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे, एक समरी। एब्स्ट्रैक्ट किसके लिए? एब्स्ट्रैक्ट उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, जो स्टॉक्स के बारे में समझते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। तो एक छोटे से पैराग्राफ में वो पूरी रिपोर्ट का एक जिस्ट कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। लेकिन एक जो जनरल आदमी है जिसको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन तब भी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में 1 या 2 पेजेस की, यानी जो देखिए एब्स्ट्रैक्ट और समरी में एक डिफरेंस और होता है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, समरी जो होती है वो थोड़ा सा एलैबोरेटेड होती है, ठीक है। तो वो समरी में विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल जार्गन्स, विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल डिफिकल्ट टर्म्स, हम उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी रिपोर्ट का एक समरी प्रोवाइड कराएंगे, एक जिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन होता है, स्पेशलिस्ट लोगों के लिए होता है, लेकिन जो समरी होती है वो हर व्यक्ति के लिए होता है, या फिर एक जनरल समरी होती है, ठीक है। A report of 10 to 50 pages should have an abstract. If it is too long report, more than 50 pages, it needs both an abstract and a summary. अगर आपकी रिपोर्ट 10 से 50 पेजेस तक है तो आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन 50 पेजेस से ज्यादा की रिपोर्ट है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट और समरी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। Abstract does not allow abbreviations, acronyms and illustrations. Abstract में कभी भी आप abbreviations यूज नहीं करते हैं, ठीक है, acronyms यूज नहीं करते हैं और illustrations यूज नहीं करते हैं, क्योंकि abstract को पढ़ने से आपको पूरी रिपोर्ट का अंदाजा नहीं लगता है, आपको केवल उसके जिस्ट के बारे में पता लगता है। तो अगर आप वहीं पे abbreviation या acronyms यूज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका व्यक्ति है वो जब तक वो रिपोर्ट को नहीं पढ़ेगा तब तक उसको abbreviation और acronyms का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने वो एब्स्ट्रैक्ट में यूज कर दिए तो एब्स्ट्रैक्ट भी उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए इस तरह की चीजों से एब्स्ट्रैक्ट में बचा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट करता क्या है? इट टेल्स द रीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 2, मेन फाइंडिंग्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स, कौन कौन से अकॉम्प्लिशमेंट्स हमने रिपोर्ट्स में जो है फाइंडिंग जो है हमने उसमें रिपोर्ट्स में डाली है। एंड नंबर 3, सिग्निफिकेंस, आपकी रिपोर्ट का मेजर सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ये आपका एक डेमो एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज 2005 से 2015 के बीच में जो भी मेडिकल फैसिलिटीज आपकी ग्रो हुई हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट आपकी बनाई गई थी उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन तक आपका जा रहा है, और ये इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे आपको काफी हद तक रिपोर्ट का अंदाजा लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको स्टडी करके देखते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया हैव ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द ईयर, with the primary objective of providing a clear view of this growth over the years 2005 to 2015. This report analyzes in detail the various facilities related to hospitals, dispensaries, and centers in our nation. Essentially, the study would provide the comprehensive view of the medical facilities, which in turn would enable the authorities to decide upon improving the same in future. So now you can understand कि इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो एक एनालिसिस दिया गया है 2005 से 2015 तक मेडिकल फैसिलिटीज की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, किस तरीके से आपकी जो क्या क्या डिटेल्स आपकी हैं हॉस्पिटल्स की, डिस्पेंसरीज की और मेडिकल सेंटर्स की हमारे नेशन में। और इस रिपोर्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अथॉरिटीज जो है वो डिसीजंस ले सकें प्रॉपर तरीके से। सो इस एब्स्ट्रैक्ट में आपने एक जिस्ट दे दिया कि ये रिपोर्ट किस बारे में है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट ही क्लियर नहीं होगा तो जो रीडर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिपोर्ट किस बारे में, और अगर पता नहीं चलेगा तो वो रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, समरी। तो समरी जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया था, अ समरी विच इज एन ऑप्शनल एलिमेंट इज मीन्ड फॉर ऑल द रीडर्स। ये सभी लोगों के लिए बनी होती है, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट से बड़ी होती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट जो था वो आपका 2 to 5% था पूरे रिपोर्ट का, लेकिन जो समरी है वो 5 to 10% तक जा सकती है। Business reports name summary as executive summary. It presents the entire report in a nutshell. कोई भी बिजनेस रिपोर्ट आप उठा के देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, किसी की भी रिपोर्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा एक समरी मिलेगी, और वो समरी हमेशा एग्जीक्यूटिव समरी के नाम से मिलती है। इस एग्जीक्यूटिव समरी का मेन पर्पज ये होता है कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आपके हायर पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो आपकी रिपोर्ट को पूरा पढ़ने का टाइम उनके पास नहीं होता, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ते हैं, जिससे उनको आइडिया लग जाता है कि इस रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एसेंस ऑफ द रिपोर्ट होता है, समरी जो होता है वो एंटायर रिपोर्ट इन अ नटशेल होता है।
एब्स्ट्रैक्ट 2 to 5% ऑफ द रिपोर्ट हो सकता है, समरी 5 to 10% ऑफ द रिपोर्ट हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है इन केस ऑफ स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन, लेकिन जो समरी होता है वो सभी रीडर्स के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है और समरी में इंफॉर्मेशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब विच कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटी ओनली, जिसके अंदर केवल की टर्म्स या की आइटम्स होते हैं, लेकिन समरी के अंदर आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के आइटम्स आपके हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड इलस्ट्रेशंस। एब्स्ट्रैक्ट में इलस्ट्रेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो समरी होती है इट में इंक्लूड इलस्ट्रेशंस, जो की डायग्राम्स या की एलिमेंट्स आपके हैं वो आप समरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन या एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, समरीज वगैरह, ये आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रीफेस। द प्रीफेस इज एन ऑप्शनल एलिमेंट, इज द प्रिलिमिनरी मैसेज फ्रॉम द राइटर टू द रीडर। प्रीफेस जो होता है वो ऑथर की तरफ से, राइटर की तरफ से एक मैसेज होता है जो कि रीडर को दिया जाता है। ठीक है, it is quite similar to the letter of transmittal except that it does not formally transmit the report। हालांकि देखने में ये letter of transmittal की तरह ही होता है, लेकिन ये आपका एक्चुअल में रिपोर्ट का रीजन ना बता के जो आपके राइटर है उस राइटर के जो थॉट्स हैं उनको रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इट सीक्स टू हेल्प द रीडर अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द रिपोर्ट। यहाँ से प्रीफेस से जब भी कभी आप कोई बुक पढ़ें तो हमेशा उसका प्रीफेस जरूर पढ़ें। उस प्रीफेस को पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाता है, या कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ें तो उस प्रीफेस को पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि जब राइटर इस रिपोर्ट को लिख रहा था तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज माइंड और हर माइंड, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे, आप उस राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएंगे तो आप रिपोर्ट को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, आप उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ खुद को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है आप इसको अवॉइड कर दे, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो प्रीफेस को जनरली इग्नोर कर देता है तो आप भी एज अ स्टैंडर्ड उसको इग्नोर करेंगे। The content of the preface are as follows. Factors leading to report. आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपने रिपोर्ट लिखी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में आपने किस किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है वो भी आप अपने प्रीफेस में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि पार्ट 1 में मैंने अपने इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में बताया है, पार्ट 2 में मैंने उसके एनालिसिस के बारे में बताया और पार्ट 3 में मैंने कंक्लूजन दिया है। तो इससे क्या होगा कि प्रीफेस को पढ़ने के बाद जिस व्यक्ति को डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाना है वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे जा सकता है। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग, यानी जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रहे हैं 1 या 2 स्टेटमेंट में, 3 स्टेटमेंट में आप अपने प्रीफेस में इंक्लूड कर सकते हैं। Significance, how the report would enable the reader in further study or research, how best the study in the report would help them। उस significance को आप अपनी टर्म्स में, यानी आपको क्यों लगता है कि वो रिपोर्ट रीडर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो आप प्रीफेस में डाल सकते हैं। ठीक है, coming to the next part, that is the introduction. This section introduces the readers to the report and prepare them for the discussion that follows, providing background information, defining its aims and objectives, and discussing the scope and limitations of the report. Introduction जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आप बेसिकली अपने रिपोर्ट का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या है और ये रिपोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ रही है। It helps the readers in understanding and analyzing the report as it includes facts that the reader must know in order to understand the discussion and analysis that follows। So ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली आपके रीडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि वो समझ पाता है कि इस रिपोर्ट को मुझे किस तरीके से पढ़ना है और इस रिपोर्ट में क्या डिस्कशन और एनालिसिस है जो कि आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन कम्स योर मेथोडोलॉजी। आप इस मेथोडोलॉजी में ये लिखते हैं कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया। नाउ देयर मे बी सो मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग द एनालिसिस, आपने कौन सा स्पेसिफिक मेथड फॉलो किया है वो आप अपनी मेथोडोलॉजी में यहाँ पे लिखते हैं। While writing a report, information may have to be gathered from the library, archival sources, or through internet surfing, interviews, surveys, and formal informal discussion. So, आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी से गैदर कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग से, इंटरव्यूज से। तो ये इस पोर्शन में मेथोडोलॉजी में आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको बेसिकली रिवील करते हैं कि मैंने जो ये इंफॉर्मेशन का सोर्स लिया है वो मेजरली क्या है। The section on methodology summarizes the methods of data collection, the procedures for investigating the situation or problem, and the criteria of survey.
किस क्राइटेरिया पे आपने सर्वे किया है, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, किस तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सब आपकी मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है। Then comes your discussion, description और analysis। ये आपका मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट होता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट में प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। So this is the main part of the report as it presents the data that has been collected in an organized form. It focuses on the facts and findings of the report, may include an objective description, a discussion of the problem, an analysis of the situation and findings of the investigation. यहाँ पे बेसिकली वही काम होता है, मतलब जिस चीज के लिए भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उस रिपोर्ट का पूरा डेटा का एनालिसिस आप यहाँ पे करते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर. It is usually divided into sections and subsections with well structured and clear headings and subheadings. ये जो पोर्शन होता है आपका डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस वाला, इसको आप सेक्शन टू सेक्शन डिवाइड कर देते हैं. डिपेंड करता है कितने सेक्शंस आपको चाहिए, किस तरीके से आप अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. Then comes your conclusion. जब आप अपना मेजर पार्ट खत्म कर चुके हैं, then comes your conclusion, and the conclusion is the section of the report where all the essential points developed in the discussion are brought together. जो भी आपके मेजर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स या इन्वेस्टिगेशन के जो कंक्लूजन्स हैं उनको आप एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं. That becomes your final conclusion. The function of this section is to bring the discussion to a close and to signal that readers gracefully that they have reached the end. इस conclusion का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप अपने रीडर को ये क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि अब आपकी रिपोर्ट एंड हो चुकी है एंड दिस इज द फाइनल फाइंडिंग्स. इट ऑल्सो रेफर्स टू द लॉजिकल इन्फेरेंसेस ड्रॉन, the judgment formed on the basis of analysis of data presented in the report or the findings of the investigation. अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो आप रीडर को उसकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देंगे कि वो क्या कंक्लूजन लेना चाहता है, और ये सब्जेक्टिविटी कहलाती है. हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप सब्जेक्टिविटी के लिए स्कोप दे देंगे तो आपकी जो कंक्लूजन्स हैं वो हमेशा वेग होंगे, वो हमेशा एम्बिग्यूअस होंगे. तो अगर आप क्लियर फाइंडिंग्स देना चाहते हैं, अगर आप क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है और इस रिपोर्ट से हमें क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, तो ऑलवेज स्टेट दोज फाइंडिंग्स इन कंक्लूजन. ठीक है, जो भी आपने इन्फेरेंस ड्रॉ किए हैं, जो भी आपके जजमेंट हैं, जस्ट गिव देम इन कंक्लूजन. अदरवाइज द मैसेज टेकन विल बी फॉल्टी और एम्बिग्यूअस एंड योर पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल. क्लियर इनफ? So next comes the recommendations. This section contains recommendations that are based on the resultant conclusion. अब आपने रिजल्ट तो निकाल लिया, अब उस रिजल्ट के बेसिस पे आपके सजेशंस क्या हैं, आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं. हर रिपोर्ट एक ना एक ऑब्जेक्टिव के साथ लिखी जाती है. उस ऑब्जेक्टिव के मेन रिकमेंडेशंस को आपको छोटे से पोर्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि अगर कोई व्यक्ति केवल रिपोर्ट ना पढ़ के केवल रिकमेंडेशंस को भी पढ़े तो उसकी समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है. दिस इज बेसिकली द कॉल टू एक्शन, राइट? As they propose a course of action to improve the situation or a condition, they may present several ways to solve a problem or improve a situation. Recommendations में आप बहुत सारे तरीके डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आप ये जो जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए. It may also indicate the need and nature for further work in the concerned area. आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें आप रिसर्च की कहाँ पे स्कोप है, आप अगर इसमें फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो किस टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं या फिर किस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं. ठीक है, सो रिकमेंडेशंस आर जस्ट यू कैन से अ बंच और अ ग्रुप ऑफ सजेशंस जो कि आपके एक ऑथर की तरफ से, एक राइटर की तरफ से रीडर को दिए जाते हैं. ठीक है, Coming to the appendices. Appendices का मतलब क्या होता है? The appendix consists supporting material or data which is kept separate from the main body of the report to avoid interrupting the line of development of the report. मान लीजिए कि आपने किसी टेबल को मेंशन किया है अपने टेक्स्ट में या फिर अपने डिस्कशन वाले पार्ट में. अब वो टेबल अगर आप अपने बीच में ही, अपनी रिपोर्ट के बीच में ही लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, डिसरप्शन आ जाएगा. डिसरप्शन मतलब मान लीजिए 15 पेजेस की वो टेबल है या फिर उस टेबल के अंदर 25 पेजेस हैं, तो 25 पेजेस टेक्स्ट के बीच में अगर आप टेबल लगा देंगे तो वहां पे एक डिसरप्शन क्रिएट हो जाएगा और ऑथर जो है वो थोड़ा सा, मतलब ये समझ लीजिए एंगेजमेंट उसका टूट जाएगा. तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ऐसी जो भी चीजें होती हैं जो काफी हैवी होती हैं या जिनका रेफरेंस हम लेके चलते हैं, हम उनको अपेंडिसेस में या अपेंडिक्स में हम उनको डाल देते हैं और उनका रेफरेंस नंबर हम अपने मेन टेक्स्ट में लिख देते हैं. इससे क्या होता है कि अगर व्यक्ति उस स्पेसिफिक टेक्स्ट में या उस स्पेसिफिक टाइप के डेटा में इंटरेस्टेड है तो वो अपेंडिक्स को फॉलो कर सकता है. अदरवाइज ही कैन जस्ट लाइक कीप ऑन गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ओनली.
राइट तो जो भी इस तरह के रेफरेंस वाले मटेरियल होते हैं उनको रेफरेंस के लिए आप अपेंडिसेस में डाल सकते हैं, ठीक है। Then comes your references in bibliography. References in bibliography आपकी रिपोर्ट को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, आपकी रिपोर्ट को एक स्पेसिफिक बेस देते हैं। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अकेला व्यक्ति कभी भी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। अगर आपके पास पुराने रेफरेंसेस नहीं हो, आपके पास कोई बुक नहीं हो जिसको आपने रेफर किया हो, या आपके पास कोई पुराना डेटा ना हो, तो आप रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। तो उन डेटा को, जो भी वो डेटा है, उस डेटा को, उस रेफरेंस पॉइंट को, उस बुक को, जो भी है, उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। तो वो जो क्रेडिट आप देते हैं वो रेफरेंसेस इन बिब्लियोग्राफी में देते हैं। तो क्रेडिट किसको दिया जा सकता है? बुक्स को दे सकते हैं आप, जर्नल, रिपोर्ट्स, डिसर्टेशंस, पब्लिश्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो भी आपने यूज किए हैं, आप उनका रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी जब यहाँ पे देते हैं, देखिए जितने ज्यादा रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी जेन्युइन वाले आप जो यहाँ पे देंगे, उतना ही ज्यादा आपकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिपोर्ट जो है वो काफी एक्यूरेट और प्रिसाइज होने की चांसेस हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ मटीरियल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आप इसमें फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए कुछ लिस्ट ऑफ मटीरियल भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके लिए एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ लिंक्स डाला हुआ है, तो आप उसको भी मेरा रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग स्ट्रेटेजी। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव, क्यों लिखी जाती है रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब आता है राइटिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए हमेशा जब भी कभी आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो रिपोर्ट को लिखने के लिए एक लॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आप अपनी रिपोर्ट को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं। वो ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप सबको समझ जाएंगे। मेरे डिस्कशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और इस डायग्राम से रिलेट करेंगे, तो आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लैंग्वेज में काफी हद तक सब कुछ लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेसिस पे आपकी रिपोर्ट का मेजर पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप उस रिपोर्ट को लिखना चाहते हैं। जब तक आपका मेजर पर्पस क्लियर नहीं है, जब तक आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, बिलीव मी यू विल नेवर बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। और अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं, आपको बीच में रुकना पड़ेगा और वापस से आपको दोबारा से इसी स्टेप पे आना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका होता है एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस। Once you have analyzed the purpose and analyzed the problem, write down the clear and precise problem statement and define the purpose in terms of 2 to 3 lines. ठीक है, जब आपका ये रिपोर्ट का पर्पस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया, नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। मान लेते हैं कि आपका जो मेजर पर्पस है वो है एक रिपोर्ट लिखना ऑन एजुकेशन सिस्टम और द फ्लॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट शुड बी द स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप का मतलब ये होता है कि आप देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन का कभी कोई एंड नहीं होता। आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे किस डेप्थ तक जाना है या मुझे किस विड्थ तक जाना है। तो स्कोप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपकी रिपोर्ट की डायमेंशंस क्या है, आपकी रिपोर्ट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट में यूनिवर्स का हर फैक्ट एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड डाल सकते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा सोचेंगे भी, देन यू आर एक्चुअली डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। रिपोर्ट हमेशा स्कोप से क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम और पर्पस डिफाइन करने के बाद आपको स्कोप क्लैरिफाई करना है कि आप हायर एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम में अपनी स्कूल एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, प्रिलिमिनरी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक डोमेन पे आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो आपका कहलाता है स्कोप। थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया, पर्पस डिफाइन कर लिया, आपको स्कोप पता लग गया। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके ऑडियंस की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप फ्लॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस कौन है? क्या आप वो रिपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं? क्या वो आप जो रिपोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए बनाना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बनाना चाहते हैं? कौन है आपके ऑडियंस, और उन ऑडियंस का लेवल क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन ऑडियंस को किस तरह की लैंग्वेज पसंद है, उन ऑडियंस को किस तरह का मतलब वो ऑडियंस किस तरह के डेटा को पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट में उसी तरह का डेटा, उसी तरह की लैंग्वेज, उसी तरह के इलस्ट्रेशंस यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे।
एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपनी रिपोर्ट अपने ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं. ऑडियंस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ऑडियंस का एनालिसिस नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर कम्युनिकेशन, बी टेक्निकल, जनरल और वट एवर टाइप, इट विल ऑलवेज फेल बिकॉज ऑडियंस आर द सेकेंड एंड और यू कैन से द लास्ट एंड ऑफ योर कम्युनिकेशन. तो जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपका कम्युनिकेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. Right? So now we have defined a problem. We know the purpose. We have understood the scope of the report. We have analyzed our audience, that how exactly we should write, what should be the structure. Now comes the gathering of information. अब आपको अपने स्कोप, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने पर्पस से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है. वो इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं. आज के टाइम में सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड जो सोर्स होता है वो इंटरनेट ब्राउजिंग होता है. आपके बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं. आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके जर्नल्स हो सकते हैं जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स हो सकती हैं. सो देयर मे बी सो मच ऑफ डेटा, सो यू कैन कंपाइल दैट डेटा, राइट. उस डेटा को आपको कंपाइल करना, उसको आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है. नाउ एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, अब आपको उसको एनालाइज करना है. ऐसा तो नहीं है ना कि जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उठा के रिपोर्ट में डाल दी और आपकी रिपोर्ट बन गई. नहीं, आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद उसके कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. कंक्लूजन्स निकालने के बाद तब आप अपनी रिपोर्ट में उनको यूटिलाइज करेंगे, राइट. नेक्स्ट कम्स राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी कर लिया. एनालाइज करने के बाद अब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे. फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है? ये एक रफ रिपोर्ट होती है, जो कि आप ये समझ लीजिए कि आप एक रफ कॉपी पे जैसे कुछ लिख रहे हैं, आप इसको एक रफ ड्राफ्ट की फॉर्म में बनाते हैं, जिसके अंदर जितने चाहे अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है. अब इस फर्स्ट ड्राफ्ट को जब आपने कंप्लीट कर लिया है, देन रिव्यू एंड रिवाइज. इस फर्स्ट ड्राफ्ट को आप रिव्यू कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स रह गई हो आप उनको इंप्रूव कीजिए. देन इट कम्स टू बिकम अ सेकंड ड्राफ्ट, देन इट बिकम्स अ थर्ड ड्राफ्ट. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं. कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो 2 या 3 ड्राफ्ट के बाद ही अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप बहुत ही बिगिनिंग वाले लेवल पे हैं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको 5 से 6 ड्राफ्ट भी आपको क्रिएट करने पड़े, ठीक है. तो जितना ज़्यादा ड्राफ्ट्स आप, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना आप रिव्यू करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिपोर्ट आपकी अच्छी बनेगी. एंड देन कम्स द फाइनल ड्राफ्ट. जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं सारा इनपुट इसके अंदर दे चुका हूं और अभी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, देन इट क्रिएट्स अ फाइनल ड्राफ्ट. उस फाइनल ड्राफ्ट को फाइनल रिव्यू के बाद आप प्रिंट फॉर्म में निकाल सकते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन राइटिंग, और यू कैन से द स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट. सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए, determine कीजिए the scope of the report, then determine the needs of the analysis, then gather all the information, analyze and organize the information in a logical order, then write the first draft, revise and review, and then finally write the final draft and give it to the printing, right? So this is the entire writing strategy. Okay guys, now these are the some demo reports. आप NIT राउरकेला की वेबसाइट पे जाके, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, और 3 डेमो रिपोर्ट्स के आपको जो है मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं. आप यहाँ से रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, थीसिस रिपोर्ट्स को लिखा जाता है. इसके अलावा एक रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट रिपोर्ट. सो बच्चों, ये जो वेबसाइट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट है, जिस पे आपकी रिपोर्ट्स की एनालिस्टिंग प्रॉपर तरीके से हुई है. आप कोई भी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2021 ईयर की हम कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम कोई भी इसमें से रिपोर्ट देखेंगे. लेट्स लुक एट वन ऑफ द रेलेवेंट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट, यूथ रिकवरी प्लान. फॉर एग्जाम्पल हम इसी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस रिपोर्ट. अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो सबसे पहला जो भी हमने रिपोर्ट्स के सारे कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनकी टर्म्स में, उनसे रिलेट करते हुए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. दिस इज योर कवर पेज, राइट. तो इस कवर पेज के बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट आता है. टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपका प्रीफेस आता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. सो ऑथर इज राइटिंग अ प्रीफेस. देन कम्स योर एग्जीक्यूटिव समरी. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था समरी के बारे में. तो ये एग्जीक्यूटिव समरी मेजर पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करती है, ठीक है. तो एग्जैक्टली समरी आपकी 2 पेज की है. एंड देन स्टार्ट्स योर मेन डिस्कवरी और मेन, यू कैन से, कंटेंट,
राइट। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो आपका वही कंटेंट यहाँ पे फॉलो हुआ है, ये सब आपके इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके डायग्राम्स हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से। आप अपने जो आइकन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट में, मतलब आपकी रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो क्या है, ठीक है। ये एक ग्लोबल रिपोर्ट है, तो इसका स्टैंडर्ड या इसका जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। हमेशा हमारी रिपोर्ट इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन आप एक सिंगल हैंडेडली अपनी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसमें थोड़ा सा इतना सेंस ऑफ आपका जो सोफिस्टिकेशन है वो नहीं आ पाएगा। बट स्टिल बिगनिंग आपको करनी चाहिए, और जब आप बिगिन करेंगे देन यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, राइट। सो यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ से भी आपकी कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी होती है और किस तरीके से रिपोर्ट की लैंग्वेज हमें यूज़ करनी होती है, ठीक है। सो आई होप आप रिपोर्ट्स के माध्यम से कुछ समझ पाए होंगे। और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी कॉलेज लेवल की या इंस्टीट्यूशन लेवल की जो रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, थीसिस रिपोर्ट, वो आप NIT राउरकेला की साइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके काफ़ी हद तक अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको रिपोर्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उनको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड वेल विद इन टाइम। Apart from that, if you want to directly connect to me, you can connect through WhatsApp और Telegram channel, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो आपकी यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगी, जो कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगी। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे बाकी स्टूडेंट्स को भी उतना एडवांटेज होगा। एंड ऑफ कोर्स our channel will be subscribed, no doubt about that. So have a good day and all the best for your studies. Thank you.